राम राम जी। जय श्री राम। हर हर महादेव। मैं बाबा रामदास, आप देख रहे हैं खरी खोटी। पिछले कुछ हफ्तों से इंडी अलायंस, या यूं कह लीजिए भारत के विपक्ष में, गैर भाजपा जो विपक्ष है, जिसको हम इंडी अलायंस के नाम से भी जानते हैं, राहुल गांधी, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, लालू, महाराष्ट्र में उधर शरद पवार और बाला साहब ठाकरे के बेटे उद्धव ठाकरे जैसे लोग, उधर डीएमके, इन लोगों में एक बड़ी बेचैनी दिखाई दी है जब से बंगाल का रिजल्ट आया है। और उसके बाद से इस इंडी अलायंस के नेताओं ने एकता भी दिखाने की कोशिश की है। कल ममता बनर्जी बता रही थी कि मेरे को राहुल जी ने फोन किया, अभिषेक बनर्जी को एक अंडा लग गया तो वो जाके आईसीयू में भर्ती होने लगा। अस्पताल ने बोला, सर आपको किसी ट्रीटमेंट की या किसी हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत ही नहीं है, आप एकदम भले चंगे चंगे हट्टे कट्टे। वो ये कह रहा था कि नहीं मुझे भर्ती करो। तो ममता बनर्जी ने और पूरे इंडिया अलायंस ने ये प्रचार करना शुरू किया कि भाजपा के शासन में अस्पताल जो है वो टीएमसी नेताओं के और कार्यकर्ताओं को इलाज करने से मना कर रहा है, जबकि अस्पताल कह रहा है कि सर कुछ हुआ हो तब तो इलाज करें। वो कहता नहीं मुझे आईसीयू में भर्ती करो। तो ममता बनर्जी का एक बयान आया कि नहीं, मुझे राहुल जी का फोन आया कि दीदी आप चिंता मत करो, हम अच्छे से अच्छा इलाज कराएंगे अभिषेक बनर्जी का, और हम उसको हैदराबाद में उसका इलाज कराएंगे। भैया तुम्हारी अम्मा जब बीमार होती हो तो गंगाराम में भर्ती होती, दिल्ली में है। दिल्ली में से एक शानदार अस्पताल है, पर ये हैदराबाद में क्यों इलाज होगा अभिषेक बनर्जी का? और अभिषेक बनर्जी को कौन सी इंजरी हुई है, क्या हुआ क्या है आखिर, जिसका इलाज के लिए उनको एयर एम्बुलेंस से उठा के हैदराबाद ले जाना पड़ रहा है? और ऐसा कौन सा इलाज है जो सिर्फ हैदराबाद में होगा और राहुल गांधी कराएंगे? तो सब ये तो है कल का डेवलपमेंट। इसके अलावा जो ममता बनर्जी राहुल को पूछती तक नहीं थी, बात तक नहीं करती थी, फोन नहीं उठाती थी, इंडी अलायंस में कहते कि कौन सा अलायंस, कैसा अलायंस, फालतू कोई अलायंस नहीं, तो सिर्फ लोकसभा के लिए था। ऐसे ऐसी बातें होती थी इंडिया अलायंस में। आज वो इंडिया अलायंस अब एकता की बातें कर रहा है, एकजुटता की बातें कर रहा है। और 6 जून को राहुल गांधी ने दिल्ली में एक बैठक बुलाई। इसके अलावा जो घटनाक्रम चल रहा है उसमें राहुल गांधी लगातार, वो तो राहुल गांधी पिछले 3 साल से लगातार, जब से ये नेपाल और बांग्लादेश और उधर श्रीलंका की जो ये घटनाएं हुई थी, वहां पे एक उपद्रव के बाद सरकारें बदल दी गई और जो कुछ हुआ, तो हमारा इंडिया अलायंस तो हमेशा से हमारे जेनजी को कोस रहा है कि हमारे जेनजी में दम नहीं है, देखो नेपाल ने कर दिया, बांग्लादेश ने कर दिया, श्रीलंका ने कर दिया, हमारे वाले कब करेंगे, हमारे वाले कब करेंगे। तो इंडियन जेनजी को हमेशा से भड़काने की कोशिश करता रहा है विपक्ष हमारा, राहुल गांधी जैसे लोग, और आह्वान करते हैं कि जल्दी से जल्दी तुम भी सड़कों पर उतरो, तुम भी उपद्रव करो नेपाल जैसा। जबकि मेरा ये मानना, सबका ये मानना है कि अगर अगर नेपाल जैसा उपद्रव, नेपाल का उपद्रव भ्रष्टाचार के खिलाफ हुआ था, नेपाल का उपद्रव नेपोटिज्म के खिलाफ हुआ था, नेपाल का उपद्रव लॉ एंड ऑर्डर की समस्याओं के, हिंसा, नक्सलिज्म, इन समस्याओं के खिलाफ हुआ था। तो अगर इन समस्याओं के खिलाफ अगर भारत में कोई उपद्रव होगा तो सबसे ज्यादा तो कांग्रेसी पीटे जाएंगे। अच्छा, जो राहुल गांधी कल तक ये कहता फिरता था कि
देश की जनता, देश के युवा मोदी को सड़कों पे दौड़ा-दौड़ा के पीटेंगे। उसी जनता ने जब कल्याण बनर्जी को और अभिषेक बनर्जी को बंगाल में पीटना शुरू किया तो इन्होंने कहना शुरू कर दिया, अरे लोकतंत्र खतरे में। दिल्ली में तुम वही उपद्रव चाहते हो और दिल्ली में तुम चाहते हो कि सत्ताधारी दल के नेताओं को भारत की जेनजी, भारत की जनता दिल्ली में पीटे। वही जनता जब नेपाल सॉरी बंगाल में पीट रही है तो आप कह रहे हैं अरे लोकतंत्र खतरे में, तो गुंडागर्दी है। पर भाई गुंडागर्दी आप दिल्ली में चाहते हैं। अच्छा, इनके पास एक तंत्र है जिसका नाम है किसान आंदोलन। किसान आंदोलन वाला प्रयोग ये दिल्ली में एक बार कर चुके हैं, दिल्ली और पंजाब में। कल मैं एक सो कॉल्ड किसान नेता का एक इंटरव्यू सुन रहा था, मौका मिले तो आप भी सुनिएगा। एक पत्रकार है बुशरा, ऐसे बीवी करके नाम है उसका, बुशरा समथिंग। शक्ल से और बोलने बोलने के ढंग से तो वो आरफा खानम शेरवानी की बहन लगती है मुझे, पर पता नहीं है कि नहीं है। बुशरा ऐसे कुछ नाम है। उसके साथ पुष्पेंद्र चौधरी नामक एक जाट किसान, सो कॉल्ड किसान नेता है, जाट है, और ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश का है, शायद मेरठ मुजफ्फरनगर इस साइड, इस इनमें से किसी जिले का रहने वाला है। उसका मैं एक इंटरव्यू कल सुन रहा था। वो कह रहा था कि भारत के युवाओं को, भारत के लोगों को दिल्ली को घेर लेना चाहिए, ऐसे तो ये सरकार हटेगी नहीं। हाँ, इन्होंने ये स्वीकार कर लिया कि चुनाव में तो हम इनको हरा नहीं सकते, ये तो ये मान चुके हैं। इसीलिए इन्होंने कहा ना कि ये तो वोट चुरा लेते हैं, ये तो लोकतंत्र है ही नहीं है, ये चुनाव है ही नहीं है, चुनाव तो होता ही नहीं है। ममता बनर्जी की 100 सीटें तो चुरा ली गई, इसलिए ममता बनर्जी आ रही है। ममता बनर्जी ने मना कर दिया कि नहीं, मैं तो इस्तीफा दूंगी ही नहीं, क्योंकि मैं चुनाव हारी ही नहीं हूं। तो विपक्ष एक तो ये बात कहता है कि नहीं नहीं नहीं, ये चुनाव हम हारे नहीं है, ये बीजेपी चुनाव से तो जीती नहीं है, मोदी चुनाव जीत के नहीं आया है, मोदी चुनाव चुरा के आया है। तो इन्होंने ये मान लिया कि चुनाव में तो हम इनको हरा नहीं सकते, इसलिए नेपाल जैसा उपद्रव करो, दिल्ली को घेर लो। कल पुष्पेंद्र चौधरी का वो वीडियो देखिए खोज के, दिल्ली को घेर लो और इनको मजबूर कर दो कि ये इस्तीफा देके भाग जाए और दिल्ली की सत्ता पे कब्जा कर लो। फिर जब दिल्ली की सत्ता पे हमारा कब्जा हो जाएगा तो हम इन सभी उपद्रवकारियों को, आंदोलनकारियों को स्वतंत्रता सेनानी का, सुनिए, हम आपको स्वतंत्रता सेनानी का दर्जा देंगे। आपके खिलाफ ये सरकार जो मुकदमे करेगी उपद्रव इत्यादि करने का, आगजनी, तोड़फोड़, हिंसा, वो सारे मुकदमे वापस लेंगे और चूंकि आपको हम स्वतंत्रता सेनानी डिक्लेयर कर देंगे, इसलिए आपको बकायदा पेंशन मिलेगी। तो पहले आपको याद है स्वतंत्रता सेनानियों को मिलती थी, अब तो वो पीढ़ी धीरे धीरे खत्म हो गई, अभी भी कुछ बच्चे होंगे। तो आपको स्वतंत्रता सेनानियों की तरह पेंशन मिलेगी, आपके बच्चों को रोजगार दिया जाएगा, आपको इस एवज में नौकरियां दी जाएंगी। इसलिए आओ दिल्ली घेर लो और नेपाल जैसी अच्छा, नाम दिया संपूर्ण क्रांति, दिल्ली में संपूर्ण क्रांति करो। ये कल का उसका बयान है पुष्पेंद्र चौधरी का, वो एक किसान नेता है। किसान आंदोलन के नाम पे ये प्रयोग पहले हो चुका और मैं डे वन से कहता था कि ये एक प्रायोजित आंदोलन है, इसका किसानों से कोई संबंध नहीं है, ये किसानों के नाम पे देश में उपद्रव करने का एक उपक्रम है जो कि जॉर्ज सोरोस के डीप स्टेट द्वारा फंडेड है। इसको ये दिल्ली में बैठे हुए, पंजाब से आए हुए, दिल्ली घेर के बैठे हुए खालिस्तानी चला रहे हैं, जिसको हरियाणा में कांग्रेस पार्टी और भूपेंद्र हुड्डा की शय है और हरियाणा में उनको वो सपोर्ट कर रहे हैं, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से कुछ किसान, सो कॉल्ड फर्जी किसान नेता, ये सब मिलके ये आंदोलन, तो ये दोबारा वही आंदोलन उसी टाइप का कुछ दिल्ली में स्टार्ट करना चाहते हैं। इसमें इस बार युवाओं को भड़काया जा रहा है पेपर लीक के नाम पे, यूजीसी का
पहले यूजीसी वाले मुद्दे पे भड़काया गया, उसके बाद नीट का पेपर लीक हो गया, अभी एक दो और पेपर लीक हुए हैं, युवाओं को बेरोजगारी के नाम पे भड़काया जा रहा है कि युवाओं आओ और दिल्ली घेर लो। सीबीएसई की 12th के रिजल्ट में कुछ छोटी मोटी गड़बड़ियां आई हैं, उस पर भड़काया जा रहा है। इसके अलावा दलितों को और अल्पसंख्यकों को पूरे प्रदेश में, पूरे देश में ये हवा बनाई जा रही है, खासतौर पे उत्तर प्रदेश। क्योंकि ये देखिए कि दिल्ली को अगर घेरना है तो आपको मुसलमानों की संख्या चाहिए। मुसलमान कहाँ है? पंजाब में है नहीं, हरियाणा में है नहीं, तो मुसलमान कहाँ से लाने होंगे? जो दिल्ली के अपने प्रॉपर निवासी मुसलमान हैं, प्लस पश्चिमी उत्तर प्रदेश से मुसलमानों का हुजूम आएगा और दिल्ली को घेर लेगा। हालांकि ये प्रयोग भी पहले ये कर चुके हैं शाहीन बाग में। तो मुसलमानों को लगातार लगातार भड़काया जा रहा है। अखिलेश का जो पीडीए है उसमें अल्पसंख्यकों का एक बहुत बड़ा हिस्सा है और दलितों को उसमें जोड़ा जा रहा है। तो दलितों के मुद्दे, अल्पसंख्यकों के मुद्दे, युवाओं के मुद्दे, और ये जो प्रचार किया जा रहा है कि भारत में लोकतंत्र खत्म हो गया, लोकतंत्र खत्म हो गया, सारी संवैधानिक संस्थाओं पे बीजेपी ने कब्जा कर लिया, बीजेपी, ये सरकार एक लेजिटिमेट सरकार नहीं है क्योंकि ये चुनाव जीत के नहीं आई है। भारत का चुनाव जो है वो चुनाव ही नहीं है, भारत में लोकतंत्र पे इन लोगों ने कब्जा कर लिया है। इसलिए इस सरकार को सत्ता में बने रहने का कोई हक नहीं है। ऐसा दुष्प्रचार राहुल गांधी और इनका पूरा का पूरा, इनका सिस्टम, इकोसिस्टम, ये इनका पूरा इंडिया अलायंस ये प्रचार कर रहा है। इसी क्रम में आगे बढ़ने के लिए इन्होंने 6 जून को दिल्ली में एक मीटिंग बुलाई हुई है। 6 जून की तारीख का जरा ध्यान दीजिए। 6 जून को खालिस्तानी कांग्रेस द्वारा दरबार साहब पे हमले की बरसी मनाते हैं। 6 जून ही वो दिन था जिस दिन हरिमंदिर साहब पे आर्मी ने चढ़ाई की थी। 6 जून वो डेट है। उसी 6 जून को इंडिया अलायंस की बैठक राहुल गांधी ने दिल्ली में बुलाई है और सो कॉल्ड किसान नेता कुछ बड़ा प्लान करने की प्लानिंग कर सकते हैं। मेरा आज का ये वीडियो बनाने का सिर्फ एक उद्देश्य है कि इंडिया अलायंस राजनीतिक रूप से तो पूरी तरह विफल हो चुका है और भाजपा को हराने में पूरी तरह से नाकाम रहा है। भाजपा लगातार स्टेट दर स्टेट जीतती जा रही है। इसमें जो सबसे लेटेस्ट डेवलपमेंट है वो है बंगाल विजय। बंगाल विजय ने इंडिया अलायंस और सारे विपक्ष पूरे, स्पेशली राहुल गांधी के आत्मविश्वास को पूरी तरह हिला दिया है, क्योंकि बंगाल एक ऐसा किला था जो भाजपा भेद नहीं पा रही थी इतने सालों से। वो बंगाल का जब किला गिर गया ना तो इनका कॉन्फिडेंस एकदम लूज हो गया। इनको लगता है कि यार अगर बंगाल भी चला गया तो फिर हम पंजाब को और बाकी दक्षिण के 2 राज्यों को हम कितने दिन संभाल पाएंगे। तो इस तरह के तो पूरे देश पे इनका कब्जा हो जाएगा। कब्जा इन द सेंस राजनीतिक वर्चस्व। बंगाल ने एक और चीज एस्टैब्लिश की है कि अब मुस्लिम वोट का वीटो भारत में नहीं चलेगा और हिंदू कंसोलिडेशन, हिंदू वोट बैंक जिसको चाहेगा, हिंदुओं का जिसको वोट मिलेगा
जिसको आशीर्वाद मिलेगा सत्ता उसकी बनेगी। तो भैया हिंदू तो तकरीबन पूरे देश में बहुसंख्यक हैं, हर राज्य में। जिस राज्य में बहुत कम है, पंजाब जैसे में, उसमें भी 40% से ऊपर है, बल्कि 44-45% है। तो जो हिंदू कंसोलिडेशन बंगाल में हुआ है, वो अगर पंजाब में हो गया तो क्या होगा, या वही हिंदू कंसोलिडेशन यूपी में हो गया तो क्या होगा। भाई आखिर बंगाल के हिंदुओं ने एक असंभव सा लगने वाला कार्य संभव कर दिखाया ना, तो पंजाब में ये असंभव कार्य संभव क्यों नहीं हो सकता। या यूपी का हिंदू अगर कंसोलिडेट हो जाता है तो 50% वोट शेयर का जो एक साइकोलॉजिकल बैरियर होता है उसको ब्रीच करके 50% से ऊपर बीजेपी चली जाएगी, तो हमेशा के लिए अजय हो जाएगी अगर भाजपा। अच्छा, बंगाल में सबसे बड़ी जो चिंताजनक बात है वो ये है कि बंगाल चुनाव के बाद जो फाल्ता का जो चुनाव उपचुनाव नहीं कहूंगा मैं उसको, रीपोल हुआ है, वो और ज्यादा अलार्मिंग है। वहां पे बीजेपी 70% वोट लेती हुई दिखाई दे रही है, और मुसलमानों ने ममता बनर्जी को छोड़ दिया है। फलता में दो चीजें हुई हैं, हिंदू कंसोलिडेशन अप टू 70%, और मुस्लिम्स हैव अबैंडन्ड ममता बनर्जी एंड गॉन बैक टू सीपीएम। हालांकि वो कांग्रेस की तरफ भी जा सकते, पर पता नहीं क्यों सीपीएम में गए। कांग्रेस को 10,000 वोट मिला, और ममता बनर्जी का भतीजा भांजा जो भी है वो अभिषेक बनर्जी चौथे नंबर पर चले गए, जमानत जब्त हो गई। तो भैया यूपी में हिंदू कंसोलिडेशन क्यों नहीं हो सकता, पंजाब में क्यों नहीं हो सकता। राहुल गांधी और इंडिया अलायंस और पूरा डीप स्टेट इस संभावना से डरा हुआ है, और इनको, या ये तो इन्होंने हर बार एकदम क्लियरली बोल दिया, नहीं चुनाव में तो नहीं हरा सकते। अब चुनाव में नहीं हरा सकते तो फिर नेपाल के तरीके से सत्ता पे कब्जा करो, फिर क्या वो संभव है। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि अरे यार जेनजी को मत जगाओ बेटा, अगर जेनजी जाग गई तो राहुल गांधी तुम्हें ही दरकच देगी। परंतु ये, अच्छा देखिए, इनके पास बहाना वही है, किसान आंदोलन और अल्पसंख्यक, किसान और मुसलमान, उसमें थोड़े बहुत अगर युवा जुड़ जाते हैं तो राहुल गांधी के इन नापाक मंसूबों से सावधान रहिए। देखिए 6 जून को ये क्या करते हैं और आगे क्या प्लानिंग कर रहे हैं, पर इनकी प्लानिंग बहुत खतरनाक हो सकती है। भारत को बहुत सावधान रहने की जरूरत है, और भारत इनकी गंदी घटिया प्लानिंग्स को पहले से जनता को चाहिए कि समझें ये कर क्या रहे हैं, क्या करना चाहते हैं। तो भारत जैसे एकजुट हुआ है, भारतीयों ने, हम हिंदुस्तानियों ने, हम हिंदुओं ने बंगाल में जो एकजुटता दिखाई है ना, वो सारे देश में दिखाने की जरूरत है। सारे देश में ऐसे ही एकजुट और निर्भय होकर, सिर्फ एकजुट ही नहीं, निर्भय होके, बंगाल ने इस बार निर्भय होके चुनाव वोट दिया है, इसलिए रिजल्ट आया। निर्भय होके वोट दें और एकजुट रहें। योगी जी का वो जो सूत्र वो है ना, बटोगे तो कटोगे, एक रहो, सेफ रहो, नेक रहो। आज के लिए इस वीडियो में इतना है, अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। 6 जून को देखते रहिए, 6 जून को राहुल गांधी क्या प्लान करता है।